हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन टिप्स में आपका स्वागत है। आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम 2024 का जो टाइम टेबल है वो बोर्ड के द्वारा घोषित कर दिया गया है। बोर्ड एग्जाम में आपके केमिस्ट्री और बायो के अंदर अच्छे अंक प्राप्त हो। हमारा टारगेट ये है कि आपका 100/100 नंबर आए केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। इसके लिए जो अपने वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम लिंक मिलेगी। उस टेलीग्राम लिंक को आप अगर ओपन करोगे तो अपना टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम उसके लिए आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो उस पीडीएफ के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे इम्पोर्टेंट उनकी तैयारी करके आप अपना जो मिशन 100/100 है उसको सक्सेसफुल कर सकते हो। और बाकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप लगातार एजुकेशन टिप्स के ऊपर जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं उनको देखते रहिए और उनके क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर 100/100 नंबर आपको प्राप्त हो। इसके लिए हम आपके साथ में पूरी मेहनत करेंगे। वीडियो के अंदर क्वेश्चन बनाने में बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के अंदर डालेंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लगातार वीडियो को देखते रहिए। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो आप लगातार शेयर करते रहे ताकि उनको भी अच्छे अंक प्राप्त हो। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर जो अपन चैप्टर पढ़ रहे थे कौन सा, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 3, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने सोल्व किए थे। आज उसी सीरीज के अंदर आज नए क्वेश्चन हमें लेके आए हूँ आपके लिए, तो वो क्वेश्चन आज सोल्व करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, जो अमोनिया है NH3 क्या होती है अमोनिया, इसका अपघटन हो रहा है कितने केल्विन ताप पे, 1130 केल्विन ताप पर, और इससे क्या बन रहा है N2 और H2। ये एक रिवर्स रिएक्शन होती है वैसे देखी जाए तो, कि N2 और H2 को जब मिक्स करते हैं तो किसका निर्माण होता है अमोनिया का। और जब अमोनिया का अपघटन करेंगे अपन तो क्या बनेगा, एक तो नाइट्रोजन गैस और एक हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है इस अभिक्रिया की कोटि कौन सी है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो अभिक्रिया किसी ताप की उपस्थिति में, दाब की उपस्थिति में या किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है उनकी कोटि हमेशा क्या रहती है, शून्य रहती है। तो ये जो अभिक्रिया होती है अमोनिया का अपघटन हो रहा है तो इसके अंदर 1130 केल्विन ताप दिया गया, मतलब ये जो अभिक्रिया है किसकी उपस्थिति में संपन्न हो रही है, ताप की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, शून्य कोटि। तो सही ऑप्शन कौन सा, ए है शून्य कोटि। इस अभिक्रिया की जो कोटि है शून्य कोटि है। कोई सी भी ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर किसी पदार्थ का अपघटन हो रहा है या किसी पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो आपको अगर किसी की उपस्थिति दी हुई है इसका मतलब उसकी कोटि हमेशा क्या रहेगी, शून्य कोटि रहेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, शून्य होगी। प्रथम द्वितीय और तृतीय कोटि की अभिक्रिया नहीं है, कौन सी है ये, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभिक्रिया की सांद्रता घटने पर अभिक्रिया की दर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके अंदर अभिक्रिया की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता को क्या करिए अपन कम कर रहे हैं। तो देखो अभिकारक की सांद्रता अगर कम होती है तो इसका मतलब क्या होता है, अभिक्रिया की वेग कम हो जाता है। अभिकारक की अगर सांद्रता कम करेंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और सांद्रता अगर ज्यादा होगी तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें अपन सांद्रता को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे अभिक्रिया में समय बीतता है कोई सी भी अभिक्रिया हो अगर उसके अंदर सांद्रता का प्रभाव अगर देखता है, अगर शून्य कोटि अभिक्रिया को छोड़ने के बाद में जितनी भी अभिक्रिया होती है उनके ऊपर क्या पड़ता है, सांद्रता का प्रभाव पड़ता है, अभिकारक की सांद्रता पर प्रभाव पड़ता है। तो अभिक्रिया की सांद्रता को अगर, अभिकारक की सांद्रता को अगर अपन कम करेंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। अभिकारक की सांद्रता, अभिक्रिया का जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। अगर सांद्रता कम होगी तो वेग भी क्या होगा, कम होगा, मतलब अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा होगा, कम हो जाएगी। एक क्वेश्चन ये भी इसके अंदर आंसर है अप्रभावित रहेगी। तो सांद्रता से अभिक्रिया की दर अप्रभावित कभी भी नहीं रहती है, अनियमित वृद्धि भी नहीं होती। तो दो ऑप्शन तो ये कैंसिल हो गए, दो ऑप्शन लेके बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, इसी के ऊपर निर्भर है। इसके अंदर जितने भी जो ताप का प्रभाव देखे, अपन सांद्रता का प्रभाव देखे या उत्प्रेरक का प्रभाव देखे, उसके अंदर दो ऑप्शन ही आपको देखने, कौन से कम हो जाना या बढ़ जाना। बाकी दो ऑप्शन तो आपको कैंसिल कर देना है क्योंकि दो ही ऑप्शन होगी, या तो कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। तो तीसरे जो है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर में वृद्धि का कारण है। क्या कारण है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर जो होती है वो बढ़ जाती है। तो उसका कारण क्या है, एक तो दे रखा है कि टक्कर आवृत्ति में वृद्धि, क्या दे रखा है, टक्कर आवृत्ति में वृद्धि। दूसरा दे रखा है सक्रियण ऊर्जा में कमी। तीसरा देख रहा है सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि।
और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखो अगर अपन ताप बढ़ाते हैं तो एक काम होता है, वैसे टक्कर आवृत्ति में वृद्धि होती है, मतलब प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है। लेकिन सारे जितने भी अणु होते हैं वो सारे के सारे जो टक्कर होती है वो प्रभावी टक्कर नहीं होती। तो टक्कर आवृत्ति में वृद्धि जो होता है उसको अपन काउंट नहीं करते। सक्रिय ऊर्जा में कमी, जब ताप बढ़ाते हैं तो सक्रिय ऊर्जा के अंदर क्या नहीं होती है, कमी कभी भी नहीं होती है। ऑप्शन सी है सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि। यदि कोई अभिकारक के अंदर इस प्रकार से मान लो अपने पास ये अभिकारक के अणु है, ये पूरा बॉक्स भरा हुआ है अभिकारक अणुओं से, कोई अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं और इनके मध्य क्या हो रहा है, टक्कर हो रहा है। तो टक्कर कौन सी होती है, जब प्रभावी टक्कर होती है तब ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो अगर मान लो इनका इतना अंश, इस अभिकारक अणु का इतना अंश क्या कर रहा है, प्रभावी टक्कर कर रहा है, इतना अंश क्या कर रहा है, प्रभावी टक्कर कर रहा है। और अगर जब अपन ताप बढ़ाएंगे तो इन प्रभावी अंशों की संख्या में या सक्रिय अणुओं की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे जैसे जैसे सक्रिय अणुओं की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसका मतलब क्या हो गया, अभिक्रिया की वेग में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इसका आंसर सही होगा, सी होगा, सक्रिय अणुओं की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। या इसका आंसर ये भी आ सकता है ऑप्शन में कि प्रभावी अंश में वृद्धि, अभिकारक अणुओं की प्रभावी अंश में वृद्धि हो जाती है, प्रभावी अणुओं की संख्या के अंश में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगला है ताप बढ़ाने पर वेग नियतांक का मान, यानी ताप जब बढ़ाते तो वेग नियतांक के मान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है बढ़ता है, दूसरा है घटता है, तीसरा अपरिवर्तित रहता है, चौथा है ताप के ऊपर निर्भर नहीं करता। तो मैंने बताया आपको कि ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि या तो बढ़ता है या घटता है। तो वेग नियतांक के ऊपर ताप, देखो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर में वृद्धि होगी, अगर अभिक्रिया की दर में वृद्धि होगी तो वेग नियतांक का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वेग नियतांक का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है अभिकारक का सतही क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या हो गई, घट जाएगी या बढ़ जाएगी या स्थिर रहती है या अनियमित रहती है। अगर अभिकारक के पृष्ठीय क्षेत्रफल या सतही क्षेत्रफल की बात करें तो अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर अभिकारक को पृष्ठीय क्षेत्रफल कम कर देंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अपन इसमें क्या करिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करिए, बढ़ा रहे हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, या अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रभाव क्या पड़ेगा, जैसे जितने ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।